सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है अब तक का आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, तो स्टूडेंट आज हम जो बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं या जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है लाइफ प्रोसेस। और ये जो है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको काफ़ी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को जानें कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने में या फिर मेरे किसी भी चीज़ में आपको चेंज चाहिए या कुछ वीडियो में एक्स्ट्रा चाहिए या फिर कुछ चीज़ें आपको जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ डू आस्क मी। आप मुझे कमेंट के ज़रिए इन्फॉर्म करिए, बताइए जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, इसलिए प्लीज़ आप उसको पूछिए, आप बताइए। और अगर आपको कुछ भी चाहिए, एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, जो भी चाहिए, आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और हाँ, अगर हमें आपको अगर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का जो वीडियो है या फिर जो हमारे पढ़ाने के टॉपिक्स हैं अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि इससे जो है एक टीचर को मोटिवेशन भी मिलता है और उसे पता चलता है कि नहीं, उसकी चीज़ों को लोग लाइक कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करता है और आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करता है। जब तक आप हमें हमारी फॉल्ट नहीं बताएंगे या कुछ चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो नहीं बताएंगे, तब तक हम अपना खुद भी बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो 2 लैंग्वेजेस में वीडियो हैं। पहला ये कि वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में कन्वर्सेट करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उन्हें भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चलना है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चलना है। इसलिए मैं इस लेक्चर को 2 लैंग्वेजेस में बना रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए और उन्हें भी समझ में आए। इसलिए क्योंकि आपको भी पता है कि हर बच्चा हर टाइप्स ऑफ कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरा ये मानना है कि मेरा वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरा ये वीडियो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साइड अट्रैक्ट करे या उनको हेल्प कर पाए, मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो की मदद से उन्हें हेल्प मिले। इसलिए मैं ये चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक इट। हाँ, तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे, जो कि हमारा सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? हमने बहुत सुना है लाइफ प्रोसेस हमारे डे टू डे लाइफ में कि डेली कुछ ना कुछ प्रोसेस हमारे लाइफ में होते ही है। तो अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो क्या लाइफ प्रोसेस कोई एक तरीका है, काम है? नहीं फ्रेंड्स, लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस वो है कि जो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइफ मतलब जीवन, जो आपकी ज़िंदगी है, जीवन, उसे लाइफ बोलता है। प्रोसेस मतलब जो डे टू डे लाइफ में आप करते हैं या होता है या आपकी बॉडी में होता है या डेली जो भी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, जो भी जिस टाइप से भी होता है, चलना फिरना, डाइजेशन, जो आपकी खुद की बॉडी की भी मेटाबॉलिज्म्स हैं, उनको भी हम एक प्रोसेस ही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने खाना खा लिया तो बस वहाँ पे आपका काम ओवर हो गया, नहीं। जब आप खाना भी खाते हैं तो उसके बाद भी आपने जैसे ही फूड को इनटेक किया उसके बाद भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं। क्या प्रोसेसेस होते हैं? बहुत सारे डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके बाद सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस हैं। हम चलते हैं, वो भी एक प्रोसेस है। हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो हम चल पा रहे हैं। हम बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं? हमें अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए हम बढ़ते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे साथ करते ही हैं, कुछ ना कुछ होता है हमारे साथ।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम अंदर में आए तो लाइफ प्रोसेस आखिर आपने लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम डिसाइड करें तो आपने सोचा होगा कि लाइफ प्रोसेस आखिर होता कैसे है। ऐसा तो नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स भी लाइफ प्रोसेस करते हैं, उनके अंदर भी लाइफ प्रोसेस होता होगा? जी नहीं। अगर आप इसका आंसर पूछेंगे तो फ्रेंड्स, दे नेवर perform any type of, they don't have any type of life processes in them. So here we have to first of all learn about what is a living thing and what is a non living thing. अब हम जब यहाँ पे हम बात किए हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, तो हमें सबसे पहले इससे समझना जरूरी है कि लिविंग होता क्या है और नॉन लिविंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे? लिविंग को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो चीज़ें भी इस दुनिया में जीवित हैं, मतलब सांस ले सकती हैं, बोल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, रेस्पायर कर सकती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हैं वो कर सकती हैं, सबसे बेसिकली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक लिविंग बीइंग की उसको फॉलो करती हैं, वो उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वो लिविंग है। बेसिकली दे आर ऑल अलाइव। ठीक है, अलाइव का मतलब क्या होता है? अलाइव का मतलब, जब इतने बड़ा टर्म आया है अलाइव, तो अलाइव का मतलब क्या होगा? जिन भी लोगों, जिन भी लिविंग, जिन भी चीज़ों के पास उनका जीवन होगा, लाइफ मीन्स जीवन होगा, उनकी लाइफ जीवन होगा, वही तो अलाइव है। इसलिए अलाइव का मीन्स होता है लाइफ, दैट इज जीवन। हाँ, अलाइव का मतलब हिंदी में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? जिंदा, एक हिंदी में से जिंदा बोलते हैं। जितने भी प्लांट, अब हम आते हैं लिविंग की, जो भी चीज़ें इस दुनिया में जिंदा हैं, जीवित हैं, अलाइव हैं, उन्हें ही हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर होगा कि अलाइव किसे बोलते हैं। अलाइव उसे बोलते हैं जो भी चीज़ें जीवित हैं इस दुनिया में, जिंदा हैं, उन्हें हम अलाइव बोलते हैं। और जो चीज़ें अलाइव हैं वही तो लिविंग थिंग है। तो अब हम आते हैं लिविंग थिंग्स में क्या क्या आते हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग भी, उन ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करते हुए, ये सभी क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, अलाइव होते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेंड्स हमारे दिमाग में। वो क्वेश्चन क्या होता है कि किस क्राइटेरिया पे या किस चीज़ों पे या किस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ जीवित है, कोई चीज़ अलाइव है? क्योंकि अभी हमने बोला कि जो भी चीज़ें अलाइव है वही लिविंग थिंग है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया या किस कंडीशन पे हम चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ अलाइव है। तो इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी क्राइटेरिया कैसे हम जो डिसाइड करें कि जो कि बताए कि कोई चीज़ अलाइव है या नहीं है, वो क्या है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ को ये बताने के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया टू शो दैट समथिंग इज़ अलाइव और नॉट अलाइव इज़ मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट मतलब होता है गति, अवगति, मतलब आना जाना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह मिसप्लेस होना, जाना, उसे हम मूवमेंट बोलते हैं। मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइन है, जिस तरीके से बोलेंगे इसको चिन्ह है, जो ये बताता है कि एक पर्सन या एक आदमी या एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल या एक प्लांट वो लिविंग है। तो अब आप सोच रहे होंगे प्लांट तो मूव करता नहीं है, तो हम उसे क्यों बोल रहे हैं कि वो लिविंग है? तो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे हमारे अंदर एक क्षमता होती है कि हम मूव कर सकते हैं, उसी तरह प्लांट के अंदर भी एक एबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ करता है। उसकी ग्रोथ जैसे हम चलते हैं उसे हमारा मूवमेंट कहते हैं, उसी तरह प्लांट की ग्रोथ को हम उसका मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या हुई? टू डिसाइड दैट वेदर एंड थिंग्स इज अलाइव और नॉट अलाइव इज मूवमेंट। ओके, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव्स देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प।
अब मूवमेंट की बात आई है तो चलना फिरना क्या, चलना फिरना तो चलने को, मूवमेंट्स को तो हमने ये डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स की, हम चलने को क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। तो चलने को तो फिर स्टोन भी चलता है, फिर हम स्टोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, डेस्क को भी ले जा सकते हैं, लेकिन उनको ले जाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर लिविंग थिंग्स के मूवमेंट की बात करें तो उन्हें किसी भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे नेवर रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू मूव। सो स्टूडेंट्स, मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ गति, मूवमेंट का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरे जगह, बट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। सो ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव, वो मूव कर सकते हैं खुद के द्वारा, देमसेल्फ, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। कुछ केसेस में क्या होता है, लिविंग थिंग्स काफ़ी क्वाइट, उनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, कुछ केसेस में उनको स्लो होता है। वो डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो कुछ एनिमल्स में जो मूवमेंट होती हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और बहुत आराम, मतलब ईजिली हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी जो मूवमेंट है वो किस तरीके से ईजिली मूव कर रहे हैं, हम उन्हें ईजिली जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारे मूवमेंट्स प्लांट्स में या किसी और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो देयर वी फेस डिफ़िकल्टी टू आइडेंटिफाई और ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल। सो उस टाइम में हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल और प्लांट अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्लियर बेसिस पे अगर हमें उन्हें डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए डिफरेंट उनके अलग अलग तरीक़ों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें प्लांट्स में अलग होती हैं, कुछ चीज़ें एनिमल्स में अलग होती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम डिफ़ाइन करना हो तो नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं विच आर नॉट अलाइव, जिनके अंदर, जो जीवित नहीं होते हैं, जिनके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होती है, जो जिंदा नहीं रह सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग। अगर हम देखें डे टू डे हमारे लाइफ में, हमारे घर में हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे भी जितने भी चेयर, टेबल, ट्यूबलाइट, स्विच, टीवी, दे ऑल आर स्टेबल थिंग्स, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ लाइफ in them, so they are not alive, so we call them that these types of things are non living things. फ्रेंड्स, मैंने जो ये बोर्ड पे आपके, एक सेकेंड, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो चार्ट है वो जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है, दो अलग अलग टाइप्स में ये शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है कि कौन सी चीज़ें लिविंग हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग हैं। तो अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो लेफ़्ट साइड की जितनी भी चीज़ें हैं इस स्लाइड्स पे, इस पिक्चर में जितने भी एनिमल्स हैं, बटरफ्लाई, ईगल, डॉल्फिन, एक्चुअली जितने भी टाइप्स ऑफ एनिमल हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। और इस साइड अगर हम डिफाइन करें तो जितने भी बेड, सोफ़ा, टेबल, अलमीरा, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसा कि मैंने बताया, विच आर नॉट अलाइव, विच आर नॉट अलाइव, जो जीवित नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो जब वो जीवित नहीं है तो वो मूव भी नहीं कर पाएंगे, मूव करेंगे बट अपने आप मूव नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत होगी, फिर उन्हें एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी जो कि मूव करने में उनकी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उन्हें मूव करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हम एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं
की एग्जांपल में, नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स में क्या लिखा दिया है, सोफ़ा, टेबल और बेड्स और ये सब। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, तो हम अगर स्टोन की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. As we all know, stone cannot move by its own from one place to another place. It can move, but it always required an external force. कोई भी व्यक्ति जब तक उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो अपने आप मूव नहीं कर पाएगा. तो स्टोन इज द बेस्ट और easiest example of a non living thing which cannot move from one place to another place or so any other type of movement by its own. It always required any external force to move from one place to another. So यही अब हम अपने स्लाइड्स को एक बार पढ़ लेते हैं. तो क्या लिखा है, नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ. इसमें भी यही लिखा है कि वो चीज़ें जो कि अलाइव नहीं, जीवित नहीं होती और अपने आप मूव नहीं कर सकती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अगर एग्जाम्पल देखें तो स्टोन, पत्थर एक नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल है जो अपने आप नहीं मूव कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और सो एनी अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट. वी विल हैव टू मूव इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स फ्रॉम आउटसाइड. सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो हमने स्लाइड में पढ़ा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में था. अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड में जो कि है यहाँ पे डिफाइन हुआ है लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स का मैंने अभी बताया कि वो अलाइव होते हैं तो उन्हें लिविंग थिंग्स बोलते हैं. अब फिर हम एक क्वेश्चन जो अराइज हुआ था कि क्या क्राइटेरिया होती हैं जिस पे कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ अलाइव है या ना है. तो वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया, वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया जो थी वो मूवमेंट थी, तो उस पर डिफाइन कर सकते हैं. बट वही एक सिंपल अकेले एक इंडिविजुअल क्राइटेरिया को हम ये नहीं कह सकते देख के कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. इसलिए लिविंग थिंग्स को लिविंग प्रूफ, अलाइव प्रूफ करने के लिए उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई गई, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई. सो लिविंग, to say something is alive or something is a living thing, there are different types of characteristics which alive things or anything which follow these all characteristics are said to be a living thing. तो आज फ्रेंड्स हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. तो उन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर था, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बता दी है. अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग थिंग्स की. तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक आपके लिए बनाया है, पिक्चर डाली है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स से कई सारे मतलब चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं. पहला तो होता है कि कैरेक्टरिस्टिक किस बेसिस पे होता है. इस बेसिस पे होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कितने डिफरेंट लेवल पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है लिविंग थिंग्स को. ठीक, लिविंग थिंग्स क्या होता है, मेड अप ऑफ सेल्स होते हैं. लिविंग थिंग्स हमेशा सेल, मतलब सेल क्या होती है, वो सेल इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ एनी ऑर्गन और एनी बॉडी और एनी टिश्यू. सेल सबसे बेसिक्स और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की या किसी भी लाइफ की. इसलिए वो मेड अप, जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं. वो लिविंग थिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट को. कोई भी चेंज इन्वायरमेंट में होता है तो लिविंग थिंग्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करें. नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो इन्वायरमेंट चेंज पे रिस्पॉन्स करते हैं. फिर तीसरी प्रॉपर्टी ये कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उनमें.
वो बढ़ सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट में भी आपने देखा है ग्रोथ को, एनिमल और ह्यूमन बींग्स भी ग्रोथ करते हैं। तो जो ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड डेवलप। पांचवा इनका जो पॉइंट है वो है ऑब्टेन और यूज एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को, और बिना एनर्जी के भी उनकी बॉडी काम नहीं करती, इसलिए उनको इसेंशियल एनर्जीज की ज़रूरत होती है। इसलिए अब वो जितने भी एनर्जी फूड से उन्हें मिलती है उन सभी को वो यूटिलाइज करते हैं। और सिक्स एंड द लास्ट दैट इज रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज टू गिव birth to young ones. Not only giving birth, it's different in different types of animal. Some of the animals are living, but they are not able to reproduce on its own. They are dependent on other for reproduction. Some type of plants are also there which cannot give their young ones by its own. They are dependent on other to reproduce or to give young ones. So reproduction is not only giving their own young ones, it's all about giving birth. So reproduce करते हैं लिविंग थिंग। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ पे भी दिए हुए हैं वो ये कि लिविंग थिंग्स वो अपने आप मूव कर सकते हैं, इसलिए लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर। लिविंग थिंग्स को खाने की, हवा की, पानी की ज़रूरत होती है सरवाइव करने के लिए। लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने पॉइंट में पढ़ा। लिविंग थिंग कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। जो भी चेंज हो रहे हैं उनके अराउंड में, जो भी इन्वायरमेंट में चेंज है उन सब पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव, वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। किसी भी इन्वायरमेंट चेंज पे वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर की बात करें तो रिस्पायर इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। तो लिविंग थिंग रिस्पायर भी कर सकता है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना, टू गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। सिंस वी नो दैट blood is purified, so the impurified blood has to be removed. So they are toxic wasted and they are removed in the form of urine, and this process is called as excretion. That is why here we define कि living things excrete, get rid होते हैं किसके, waste से, get rid होते हैं waste से अपने बॉडी के। और जो आपका 7वां पॉइंट है वो ये है लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। वही मैंने अभी बताया, जो कि यंग वंस को बहुत दे सकते हैं, चाहे वो अपने हेल्प से दें या किसी की और पे डिपेंड होके किसी और की हेल्प से दें, वो अपने आप देते हैं बर्थ। उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे ये जो था वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफाइन कर रहा है। 2 स्लाइड्स हमने पढ़ी कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि लाइफ प्रोसेस में लिविंग थिंग्स ही लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस नहीं होती है। अब आता है कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो मुझे ये चीज़ सबसे पहले डिफाइन करनी चाहिए थी, बट ये तब तक आपको स्टूडेंट्स नहीं समझ में आती जब तक कि आपको ये फ़र्क नहीं समझ में आता कि लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्या होता है। क्योंकि जो लाइफ प्रोसेस होती है वो बेसिकली लाइफ लिविंग थिंग्स में ही होती है, वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। सो लाइफ प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस की क्या डेफिनेशन बताई इन्होंने, ये बोला कि जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है ताकि वो अपनी, और हम क्या पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो लाइफ प्रोसेस को मैंने डिफाइन किया कि जितने भी बेसिक फंक्शन होते हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को रहने के लिए, इस अर्थ पे अपने लाइफ को एडजस्ट कराने के लिए,
इस अर्थ से हम लाइफ प्रोसेस करते हैं। जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं किसी भी चीज, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म होते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, उस प्रोसेस को ही हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सारे ही कॉमन होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो यही चीज़ इस स्लाइड में बताई गई है कि जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है कॉमन होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो जो होती है वो पहला जो हम पढ़ते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर में जो जितने भी प्रोसेस आते हैं वो यहाँ पे डिफाइन की गई है एक के बाद एक। पहला जो प्रोसेस आता है वो न्यूट्रिशन आता है, ठीक है, न्यूट्रिशन आता है। तो न्यूट्रिशन इसलिए बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ के लिए कि जब तक हमारे पास न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, हम कोई भी टाइप ऑफ लाइफ जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए प्रोसेस चाहिए और प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को मेंटेन करने के लिए, वो हम नहीं कर पाएंगे किसी भी, चाहे इधर वो प्लांट हो और इधर वो एनिमल हो। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। न्यूट्रिशन किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स फूड के फॉर्म में होता है। फूड से ही हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी के थ्रू या उस एनर्जी की हेल्प से हम बेसिक जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं हम उन्हें परफॉर्म कर पाते हैं। सो पहला चीज़ न्यूट्रिशन होता है। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड इन 2 ways, एब्जॉर्बिंग एंड रिलीजिंग ऑफ एनर्जी भी हम इसे कह सकते हैं एक टाइप ऑफ, या इन अदर वे ये भी कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अब हमें जब न्यूट्रिशन हुआ, फूड गया, हाँ हमें सांसें भी मिली, हम ऑक्सीजन चाहिए, हमें लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना, रिलीज करना भी बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बॉडी का। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। फूड एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन मीन्स एनर्जी का मूवमेंट फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स किसी भी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ये जितने भी इनको मैं शॉर्ट्स में समझा रही हूँ, बट जितने भी इसके जो डेफिनेशंस हैं जो इनके डिटेल्स में पढ़ना है हमें, वो सभी आगे स्लाइड्स में आपको मिलेंगे या फिर नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में मिलेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में मैं बेसिक्स बता रही हूँ कि एक्चुअली में होता क्या है और एक्चुअली में कितने टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी। एंड एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, एंड जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोल। सो अब आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। और अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो अभी हमने जाना कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुलाई पे। तो किसी भी एक्सटर्नल जितने भी चेंज होते हैं या किसी भी इन्वायरमेंटल चेंज पे या किसी भी टाइप ऑफ चेंज पे जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है या रिस्पॉन्ड करती है, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ही हेल्प से होता है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में बताया और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब किसी भी टाइप ऑफ सडन चेंज जिसको कि तुरंत ही रिस्पॉन्ड करना। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ब्रेन आता है और ब्रेन्स के पार्ट्स भी आते हैं। और अगर हम देखें डे टू डे लाइफ में अगर हम कोई भी चीज़ गर्म है तो उसे हम कैसे जब हम उसे फील करते हैं वो गर्म है, या कोई चीज़ ठंडा है फील करते हैं ठंडा है, तो हमारी बॉडी तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करती है कि हमें वहाँ से हट जाना चाहिए। ये किसके थ्रू होता है? ये सब प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। फिर लास्ट पॉइंट है इसके जितने भी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला ग्रोथ, मैंने जैसा कि बताया कि चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ग्रोथ होती ही होती है।
So growth is one of the processes in life process. अदर वन इज़ मूवमेंट, जो कि डिफाइन कर, मूवमेंट मतलब गति, आना जाना, या फिर चल, ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना, उसे भी मूवमेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन अगेन टू गिव बर्थ either by their own or with or dependence on other to give birth to the young ones. तो रिप्रोडक्शन अगेन वही चीज़ है. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. इसके डिटेल्स में इसके थोड़े से डेफिनेशंस देख लीजिए आप, जो कि मैंने बनाए हैं सभी के, जितने भी लाइफ प्रोसेस के कैरेक्टर्स, लाइफ प्रोसेस के प्रोसेसेस हैं. पहला डेफिनेशन जो है वो न्यूट्रिशन का है. पहला जो डेफिनेशन है वो न्यूट्रिशन का है. So the process of nutrition involves taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन की जो बेसिक डेफिनेशन ये है, न्यूट्रिशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में हम भोजन को लेते हैं, फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में, और हमारी वो जो बॉडी है उसको उसमें जो जितने भी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं वो कन्वर्ट करते हैं उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जो कि हमारे बॉडी के थ्रू कन्वर्ट, न्यूट्रिशन जो होता है वो फूड को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के थ्रू अब्जॉर्ब किए जाते हैं, और जो उतने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि हमारी बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर ले, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. सो ये डेफिनेशन है. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ फूड, भोजन को लेना. अब वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम भोजन लिया जाता है, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो इजीली अब्जॉर्ब हो पाए बॉडी के थ्रू. अब आते हैं रेस्पिरेशन पे. तो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड अब्जॉर्ब बाय द बॉडी. जो भी भोजन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करने के बाद जो भी एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी से, उस एनर्जी जिस प्रोसेस से वो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे रेस्पिरेशन कहते हैं. तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है विच रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड. वो जो है वो क्या करती है? एनर्जी रिलीज करती है उस भोजन से, जो भोजन हम अब्जॉर्ब करते हैं, जो हम खाते हैं, या जो हमारी बॉडी से जो भोजन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है उसके थ्रू जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो किसके प्रोसेस के थ्रू रिलीज होती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे. तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस absorb or in one part of the body is moved to other part. तो आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट की बेसिकली बात करें तो ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बॉडी के एक पार्ट में जो भी खाना बनता है या फिर जो भी चीज़ें रिलीज होती हैं, जो भी एनर्जी रिलीज होती हैं, या जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है उसको हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं, बॉडी में मूव कराते हैं. वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के थ्रू होता है. अब आते हैं एक्सक्रीशन पे. तो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल में या बॉडी में, उन सभी को हम रिलीज करते हैं या रिमूव करते हैं. कहाँ से? बॉडी से.
इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस in which excretion is the process in which the waste material produced in the cells of the body are removed from the body। जो भी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, वो जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं किसी सेल में या किसी बॉडी में, उनको हम बॉडी से रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैंने पहले ही समझाया है। एनवायरनमेंट के चेंज पे तुरंत जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है, क्योंकि हमें पता है हमें सरवाइव करने के लिए रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा एनवायरनमेंट, तभी हमारा सर्वाइवल पहले ही समझाया है। एनवायरनमेंट के चेंज पे तुरंत जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है, क्योंकि हमें पता है हमें सरवाइव करने के लिए रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा एनवायरनमेंट, तभी हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, नहीं तो हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। सो आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस which helps the living organism to survive in the changing environment around them। तो यही डेफिनेशन भी वही सेम चीज़ बोला है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसके हेल्प से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने की कोशिश करता है चेंज इन्वायरमेंट के साथ। कुछ भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है, उस इन्वायरमेंट चेंज में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने की कोशिश करता है, सरवाइव करने का जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी होती है वो किसके थ्रू आती है, किस प्रोसेस के थ्रू आती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पे। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो होता है वो इन्वॉल्व करता है चेंज फ्रॉम स्मॉलर ऑर्गेनिज्म टू बिगर ऑर्गेनिज्म और एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना। तो इसका मतलब ये होता है कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म से जब हम बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्जन होता है, या फिर कोई छोटा बच्चा या छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में चेंज हो जाती है या बड़ी हो जाती है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ तीनों में होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमन बीइंग्स में होता है। क्योंकि एक बच्चा छोटा होता है, फिर वो जब बेसिकली जब बच्चा बॉर्न होता है या फिर जो भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी बेबी हो या एनिमल का बेबी हो, बॉर्न होता है, वो पहले छोटे स्टेज में होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़े स्टेज में होता है। उस प्रोसेस को हम ग्रोथ बोलते हैं। अब आते हैं मूवमेंट पे। तो मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, द ऑर्गेनिज्म ईदर मूव, तो इन मूवमेंट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ईदर मूव्स from one place to another or moves its body part while remaining at the same place। मूवमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस बिना किसी अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज किए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे मोर ऑर्गेनिजम्स का डेवलप्ड होना या इन्वॉल्व होना, मेक होना, बनना, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो दैट ऑर्गेनिज्म कुड लीव ऑन दिस अर्थ फॉर एवर, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना उनका एग्जिस्टेंस खत्म ना हो, उनका सर्वाइवल कंटिन्यू हो एक के बाद एक, नहीं बिना रिप्रोडक्शन के, विच इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व मेकिंग ऑफ मोर organisms from the existing one so that organism could live on this earth forever, ताकि जो उनका एग्जिस्टेंस है, so that their existence never ends, so that their species or any types of their inheritance never extinct from the earth, so all the organism reproduce। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ये बताऊंगी कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो होती है वो
लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। एनर्जी जो होती है सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जो है लाइफ प्रोसेस के लिए, क्योंकि विदाउट एनर्जी कोई भी जितनी भी प्रोसेस हमारे अंदर होती है, हमारे बॉडी में होती है, किसी एनिमल के बॉडी में होती है या फिर प्लांट के बॉडी में होती है, वो नहीं पॉसिबल है विदाउट एनर्जी। सो एनर्जी इज़ अ बेसिक नीड और अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज। किसी भी टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज के लिए जो एनर्जी है वो जो होती है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो एनर्जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। जैसा अभी मैंने बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी का नीड होती है अपने जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। अब बात आती है कि जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक तो बात ठीक है। then the question arises कि why is energy needed, why is energy needed, and the secondary question is the second question arises that where this energy come from. So ultimate answer is that ki energy is come basically the energy come from food is the substance which we eat, ठीक। So food is a kind of fuel, fuel is a kind of fuel which provides energy to all living organism. So food को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, food वो kind of fuel है जो कि प्रोवाइड करती है एनर्जी को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। So all the living organism need energy to perform various life process. They get this energy from food. इसलिए जितनी भी एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड से मिलती है। फूड वो काइंड ऑफ फ्यूल है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने साइड से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हिंदी में समझा सकूं, क्योंकि इंग्लिश में डेफिनेशंस तो हर किसी बुक्स में आपको मिल जाएंगी। आप कोई भी बुक्स उठा के पढ़ेंगे आपको डेफिनेशन मिलेगी, इंग्लिश में लिखा हुआ चीज़ें मिलेंगी। इसलिए मैं चाहती तो मैं स्लाइड्स में जो भी मैंने बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे से मैंने बनाए हैं, मैं चाहती तो सिर्फ स्लाइड्स पढ़ देती, बट उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं कुछ चीज़ों को हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो कि सबसे बेसिक चीज़ें रिक्वायरमेंट जो होती है वो ये होती है कि हम चीज़ों को रटें नहीं, चीज़ों को समझें, क्योंकि बायोलॉजी को रटना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि हम कितनी चीज़ें रटेंगे। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स हैं अभी, चाहे इन फ्यूचर चाहे कभी भी। तो अगर हम रटेंगे तो हम चीज़ें ऑफ कोर्स हमारे माइंड से चीज़ें मिसप्लेस होंगी, क्योंकि बायोलॉजी इज़ नॉट फॉर memorizing, it's a subject of understanding. So friends या फिर so students, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ बायोलॉजी को समझने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसे प्लीज़ मेमोराइज करने की या मगअप करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैम्पर यू इन एनी कंडीशन। इट्स नॉट गोइंग टू इफ what I can say that it's not going to be fruitful for you. So friends, अगर आपको सच में अच्छा करना है एग्ज़ाम में तो चीज़ों को समझिए। सो हम कहाँ थे टॉपिक पे, तो एनर्जी जो होती है वो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए है। तो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, फूड से मिलती है। फूड को हम एक फ्यूल से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि हमने देखा है कि फ्यूल जो किसी भी चीज़ को रन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट फ्यूल की होती है, इसलिए फूड को हम फ्यूल इसलिए डिफाइन किए कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी भी टाइप ऑफ लिविंग स्पीसीज को बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमें फ्यूल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। इसलिए जो बेसिक हमारा बेसिक की है या बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फूड है, इसलिए फूड को हम यहाँ पे फ्यूल से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स,
द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉरी फ्रेंड, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे केमिकल एनर्जीज का यूज़ करते हैं। वो ये केमिकल एनर्जी उन्हें मिलता कहाँ है, उन्हें फूड के डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से ये केमिकल एनर्जी मिलता है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम, वही चीज़ को फिर से डिफाइन किया गया है, एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम required by an organism comes from food that organism eats। जो इंसान खाता है उसको, उसी से उसको एनर्जी मिलती है। तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, फूड। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड विच वी ईट। Thus food is the basic requirement of all the living organism for obtaining energy। इसलिए कहा गया है जो फूड है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अगर उसे एनर्जी ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो फूड होती है। ये 3 पॉइंट्स हैं एनर्जी से रिलेटेड। पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट होता है, उसके बिना कोई भी मेटाबॉलिज्म बॉडी का नहीं परफॉर्म कर सकते। एनर्जी आता कहाँ से है, एनर्जी फूड से आता है, इसलिए फूड का कंपेयर हम फ्यूल से किए हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को केमिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वेरियस टाइप प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। वो केमिकल एनर्जी आती कहाँ है, केमिकल रिएक्शन से आती है। इस स्लाइड में हम एनर्जी के बारे में 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। ये 3 पॉइंट्स ये बताते हैं कि ओवरऑल जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए एनर्जी प्राप्त करने के लिए वो फूड होता है। अब आते हैं हम लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट चार्ट्स पे, जो उसके अंदर में जो चीज़ें आती हैं वो ये होता है, क्या क्या आती हैं, ग्रोथ, बढ़ना, डाइजेशन, दूसरा पहला ग्रोथ, दूसरा डाइजेशन, तीसरा रेस्पिरेशन, चौथा सर्कुलेशन और पांचवा एक्सक्रीशन। हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है जो कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म ईट करता है। सो द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, उसके थ्रू उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस पे अच्छे से लिख नहीं रहा है वो, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझाऊँ। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर भी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स के कुछ प्रोसेस एनिमल से अलग होते हैं या ह्यूमन बीइंग से अलग होते हैं, इसलिए उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन अलग तरीके से होता है, एनिमल में न्यूट्रिशन अलग तरीके से होता है। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, प्लांट के न्यूट्रिशन को अलग पढ़ेंगे, एनिमल के न्यूट्रिशन को अलग पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता दूँ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होते कैसे हैं और न्यूट्रिशन इन एनिमल की मीनिंग क्या है बेसिकली। तो अगर हम बात करें, एक काम करते हैं, हम इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, तो अब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर है। तो हम ये बेसिकली ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल की मीनिंग क्या है, क्योंकि ये चीज़ें तो हम आगे भी बाद में भी पढ़ेंगे, तो बाद में मैं अच्छे से डिटेल में अलग अलग समझाऊंगी। लेकिन अभी बेसिकली ये चीज़ सही है कि आप ये जानें कि न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल में डिफरेंस क्या होता है। न्यूट्रिशन इन प्लांट को अगर हम डिफाइन करें तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स सेल्फ मेड। प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद का खाना खुद से बना सके, मतलब वो सेल्फ मैन्युफैक्चर कर सके भोजन को। तो इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, कैन मेक देयर ओन फूड। ठीक है,
ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं एनिमल पे उनके भोजन के लिए, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना फूड स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल में किस तरीके से होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है एनिमल में। उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हेटेरो मीन्स होती है अदर्स, ट्रॉप्स मीन होता है डिपेंडेंट, अदर पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, या किसी और चीज़ों पर डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए, लेकिन अपना भोजन वो स्वयं नहीं बना सकते। वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन के बारे में पूरा डिटेल में, जैसे मैंने बोला था एक एक टॉपिक को मैं इंडिविजुअली कवर करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड लेते हैं और कंज्यूम करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये वो प्रोसेस होता है इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। वैसे ही मैंने अभी स्लाइड इस चीज़ को, इस सेम टॉपिक्स को मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड्स में भी समझाया है कि बेसिकली न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किस तरीके से हम फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उस फूड से हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है, ताकि हम जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इस एनर्जी के थ्रू परफॉर्म हो सके। वही चीज़ को स्लाइड्स में लिखा गया है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। It is a process in which food is obtained in order to utilize it to provide energy for performing various metabolic activity of the organism. Actually, the term nutrition, अब आप बात करते हैं कि न्यूट्रिशन आया कहाँ से। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट वर्ड से आया। न्यूट्रिएंट वर्ड का क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट वर्ड को हम न्यूट्रिएंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिएंट एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि लाइफ की सर्वाइवल और उसकी मेंटेनेंस के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ उसकी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ या सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। अगर हम छोटे टर्म्स में अगर न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन करते हैं या एक सिंपलर टर्म में अगर हम न्यूट्रिएंट को डिफाइन करें तो न्यूट्रिएंट को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड जो हम ईट करते हैं जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज मिलती हैं उन्हें ही हम बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो हम पढ़ लेते हैं एक बार कि न्यूट्रिएंट की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। एक्चुअली टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से आया है? न्यूट्रिएंट से आया है। न्यूट्रिएंट्स इज एन ऑर्गेनिक और एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ एंड सर्वाइवल of living organism. In most simple terms, a nutrient can be said to be a particular type of food. हम अगर particular type of food की बात करते हैं तो उसे ही हम nutrient कहते हैं। different type of food, different type of लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं, उन्हें ही हम nutrient कहते हैं। तो अगर हम nutrient की बात करते हैं तो nutrient का क्या मतलब होता है? nutrient जो होता है वो हम उसे short में कैसे define करेंगे? It's a particular types of food. It is a particular type of food. Friends, न्यूट्रिशन हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आपको हाँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है, क्योंकि इससे पहले भी स्लाइड में मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है और अभी भी मैं बता रही हूँ कि न्यूट्रिशन कहाँ से आया है। न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट से आया है। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट
ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी रिक्वायरमेंट होती है लाइफ को मेंटेन और उसकी सर्वाइवल के लिए, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में उसे डिफाइन करना चाहें तो टाइप्स ऑफ फूड को भी हम न्यूट्रिएंट डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट की बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेज इट a nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissue or organ। मतलब जितने भी अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सोर्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ताकि हम उसके हेल्प से सिंथेसिस बायोसिंथेसिस कर सके बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट का, लाइक टिश्यू एंड ऑर्गन। हम हमेशा हमने सुना है कि किसी भी प्लांट का हो या एनिमल का हो, टिश्यू एंड ऑर्गन्स को मजबूत होना पड़ता है। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, सर ये न्यूट्रिएंट्स के वो एग्जांपल हैं जो कि बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। और प्रोटीन और मिनरल्स की बात करें तो प्रोटीन एंड मिनरल्स, सॉल्ट एंड आर न्यूट्रिएंट यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट होते हैं ये सब भी बेसिक रिक्वायरमेंट है बायोसिंथेसिस करने के लिए किसी भी बॉडी कंस्टिट्यूएंट का। ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिशन को दूसरे टर्म में कैसे डिफाइन किया है कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करना है इन न्यूट्रिशन का बाय ऑर्गेनिज्म, ताकि वो बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके, बहुत अच्छा रख सकें। तो न्यूट्रिशन की हमें उसमें ज़रूरत होती है, बिना न्यूट्रिशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लाइड्स को क्लियर कर दिया है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, इसलिए उसको डिफाइन जो किया है दूसरे लैंग्वेज में उसे भी आप लिख सकते हैं। दो टाइप ऑफ डेफिनेशन है, मैंने न्यूट्रिएंट बता दिया क्या है। न्यूट्रिशन को दूसरे टाइप से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर by an organism as well as the utilization of these nutrient by the organism। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किस तरीके से फूड हम ऑब्टेन करते हैं, या तो सेल्फ मेड ऑब्टेन कर सकते हैं या तो दूसरों पे डिपेंड करके ऑब्टेन, दो ही मोड हो सकते हैं। तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो बताता है कि किस मोड से हम अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑब्टेन देयर फूड इन द सेम वे। सभी ऑर्गेनिज्म एक तरीके से फूड अपना फूड नहीं ऑब्टेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिपेंडिंग ऑन द मोड और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड किए गए हैं दो ग्रुप्स में, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स। इसलिए हम कहते हैं कि दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा साइड्स आगे बढ़ गई हैं, इनसे पीछे करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कहीं से। हाँ, तो फ्रेंड्स हम यहाँ थे। देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। दो टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है फ्रेंड। अब हम आते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिनको हम जो स्वयं अपना भोजन बना लें। किसके थ्रू? ऑटोट्रॉप्स बेसिकली प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जो कि मैंने इसमें डिफाइन किया, दिखाया है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाता है। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and the chlorophyll present in the pigment as a pigment in the plant।
इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स के इसलिए इनको ऑटोट्रॉपिक मोड कहते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि एनिमल और ह्यूमन बीइंग में ऐसी एबिलिटी नहीं होती, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। एनिमल बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। इसीलिए उसके जस्ट बगल में हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिया गया है। ह्यूमन बीइंग भी हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो खुद अपना भोजन नहीं बनाता, वो दूसरों चीज़ों पर डिपेंड होता है खाने के लिए। दूसरों जैसे यहाँ पे कुछ स्टफ्स दिए हुए हैं जो कि डिफाइन करता है कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं या एनिमल उस पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, इसलिए हम उन्हें हेटेरोट्रॉपिक मोड कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन उसको डिफाइन किया है। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, फिर भी मैंने स्लाइड्स को पढ़ूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉपी मीन्स न्यूट्रिशन। तो जो सेल्फ की न्यूट्रिशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फ्रॉम अ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट्स इन द सराउंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। वैसे मैंने बताया ये सभी एक प्रोसेस के अंदर आता है जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके विद द हेल्प ऑफ, उसके थ्रू हम इसे बनाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो वो अपना भोजन इसके विद द हेल्प ऑफ दीज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। उसी चीज को बोला गया है ग्रीन प्लांट्स को जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बेसिकली यही चीज इस चीज में डिफाइन हुआ है। सभी प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ये बात मैं पहले नहीं बताई हूँ, लेकिन अभी मैं आपको फिर से ये बात बता रही हूँ कि ऑटोट्रॉपिक मोड सभी प्लांट्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ बैक्टीरिया या कुछ अलगाई ऐसे होते हैं जो ग्रीन होते हैं, प्लांट होते हैं, बट वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं ताकि उन्हें भोजन मिले। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, इसलिए कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया या अलगाइज होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। उनका एक अलग ही टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है या फिर अलग तरीके का वो चीज फॉलो करते हैं ताकि वो अपना भोजन बना सके या भोजन ले सके, इसलिए वो खुद का भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें भी कभी कभी ऑटोट्रॉप्स नहीं कहते। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं या सारे पौधे जितने भी जो हरे दिखते हैं वो बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, अलगाई है, फंगाई है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दैट इज वाई दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। So every green plant is neither a autotrophs. ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को पॉइंट मार्क कर दीजिए। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बात सही है कि ग्रीन प्लांट्स के पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोस्ट बैक्टीरिया आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं होते हैं ऑटोट्रॉपिक। सो जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम फॉलो करते हैं उन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। मैं जल्दी से इसको स्लाइड्स को क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप जो भी डेफिनेशंस हैं उसे नोट डाउन कर सकें अच्छे से। ये सेम चीज़ है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बताया है जो कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनता है, प्रिपेयर होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि द ऑर्गेनिजम्स which cannot make their own food from the carbon dioxides and which can make their the organism which can make their own food from the carbon dioxides and water, उन्हें हम autotrophs बोलते हैं। और all the green plants are autotrophs because they can make their own food from inorganic substance like carbon dioxide, water present in the environment. नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हाउएवर नॉट ऑटोट्रॉप्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स नहीं होते।
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉप्स कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि कैपेबल होता है ट्रैपिंग इन सनलाइट को ट्रैप करने में। सो ऑल द pigment which are present in the green plant called chlorophyll is capable of trapping of sunlight energy। यही चीज इसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, वो ये लिखा है कि the autotrophic organisms autotrophs contain the green pigment called chlorophyll which is capable of trapping the sunlight energy। जो कि कैपेबल होते हैं सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, इसी के हेल्प से प्लांट अपना भोजन बना पाता है। इसको ही हम बोलते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ये स्लाइड्स एकदम क्लियर हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड्स, हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। ट्रॉफी रेफर्स टू न्यूट्रिशन, जो दूसरों पे भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर्स, जैसे कि एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं ताकि उन्हें भोजन मिले, इसलिए उन्हें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो बोलते हैं कि वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं जिसे बोलते हैं सिंथेसाइज, ओन सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, चाहे उनको फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सभी के रहने के बावजूद वो अपना भोजन, अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड और दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। They are all dependent on organism or a plant for their food. So all animal have a heterotrophic modes of nutrition. बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई भी होते, भले बहुत सारे एल्गीज भी होते हैं ग्रीन, बट वो भी हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो भी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, इसलिए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑल्सो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। इस जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं बेसिकली हम उन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि द ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स और जस्ट हेटेरोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या जस्ट हेटेरो